हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कोई मेडिसिन या किसी बीमारी के बारे में नहीं बात करूंगी, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूं। आप सभी लोग जो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, तो फ्रेंड्स, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हूं और यही बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ये भी बताना है मुझे कि मैंने ये होम्योपैथ होने के बाद मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना क्यों चुना। तो फ्रेंड्स, जो होम्योपैथी होती है बहुत ज़्यादा जोर देती है मेंटल सिम्टम्स के ऊपर। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते होंगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में मैं ये बात करती हूँ कि जब तक हम मन की स्थिति का एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक हम बीमारी का पता नहीं लगा सकते हैं। तो होम्योपैथी में क्यों कहा जाता है कि होम्योपैथी किसी भी बात को जड़ से मिटाती है, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स दोनों को लेकर के बनाया जाता है। कोई भी दवा सुपरफिशियली अगर हम देते हैं तो कुछ समय तक आपको आराम दे सकती है, लेकिन आपको लंबे समय तक आराम के लिए आपको मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स दोनों का ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो हमारे डॉक्टर हैनेमन है, उनके बाद जिनका सबसे ज़्यादा नाम है वो डॉक्टर केंट है। उन्होंने तो सिर्फ मेंटल सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा बात रखी है। उन्होंने बोला है कि अगर 10 फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम आपको मिलता है तो उस जो मेंटल सिम्टम हो उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। तो मेंटल सिम्टम्स होम्योपैथी में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। बीइंग अ होम्योपैथ मैंने भी स्टार्टिंग से ही मेंटल सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़ोर दिया और जितने भी कंसल्टेशन के लिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ कंसल्टेशन बुक किया होगा, आपको पता होगा कि मैं जब भी कंसल्टेशन में आपसे बात करती हूँ तो मेंटल सिम्टम्स के बारे में ज़रूर ध्यान देती हूँ। तो आधी जो चीज़ें हैं वो तो मुझे एज ए होम्योपैथ समझ में आ गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझना बाकी था, क्योंकि धीरे धीरे होम्योपैथी में लोग बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए आने लगे थे। सबसे ज़्यादा जो केसेस मुझे देखने को मिल रहे थे वो है ऑटिज़म का केस, एडीएचडी का केस, डिप्रेशन का केस, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का केस, स्लीप डिसऑर्डर्स के बहुत सारे केस, एग्रेशन का केस, बच्चों के अंदर जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं उसका केस, या इसी तरह के डिमेंशिया टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे ऐसे जो सिम्टम्स हैं, जैसे केसेस हैं, मुझे मिलने लगे थे। लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं लगता था, क्योंकि आधी चीज़ें तो मैं कर पाती थी जितना मैंने होम्योपैथी के थ्रू सीखा था। लेकिन इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया जाए, और इसीलिए मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का डिसाइड किया और अब मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हूँ। अब डिफरेंस क्या होता है एक साइकोलॉजिस्ट में और साइकेट्रिस्ट में, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये साइकेट्रिस्ट के पास कब जाया जाता है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकेट्रिस्ट होते हैं वो दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, बस उनके मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। ज़्यादातर सेटिंग में जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। जब आप एक मेंटल डिसऑर्डर्स का केस लेकर उनके पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम होता है किसी चीज़ को एनालिसिस करना। आपको आपके सिम्टम्स बताएंगे, आपके सिम्टम्स के आधार पर आपसे बातचीत होगी, आपका पूरा असेसमेंट किया जाएगा। उस असेसमेंट में साइकोलॉजिस्ट ये डिसाइड करता है कि क्या ये जो पेशेंट है इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ साइकोथेरेपी या साइकोलॉजी में जितनी भी थेरेपीज़ दी हैं क्या उनसे ही इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, या इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी चलानी पड़ेंगी। तो अगर ये दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं तो साइकेट्रिस्ट उसको देता है। अगर दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती तो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की जो थेरेपीज़ होती हैं, चाहे वो सॉल्यूशन फोकस थेरेपीज़ है, चाहे बिहेवियरल थेरेपीज़ है, कॉग्निटिव थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ आजकल आई हुई हैं, इसके थ्रू ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एज ए होम्योपैथ अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक होम्योपैथ भी हूँ तो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू मैं असेसमेंट कर सकती हूँ। एज ए होम्योपैथ मैं बहुत सारी ऐसी जो बीमारियाँ, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी की दवाइयों के थ्रू कर सकती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही नेचुरल हैं, बहुत ही सेफ़ है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इनका एडिक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होम्योपैथी के लिए है कि इन दवाइयों का एडिक्शन नहीं होता है, आपको लत नहीं पड़ती है, आपको सारी ज़िंदगी होम्योपैथी की दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती हैं, चाहे आपको डिप्रेशन की बीमारी हो, चाहे आपको बड़ी से बड़ी कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो। इवन बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होती है, या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सारे केसेस में जब बहुत इमरजेंसी की कंडीशन कई बार आ जाती है, उन केसेस में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं। आप सब लोग रेगुलरली देखते होंगे कि मेरी 2-4 नॉर्मल वीडियोस के बाद कुछ न कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर आती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा शुरू से रहा है। तो साइकोलॉजी के केसेस में जब हम केस टेकिंग करते हैं तो असेसमेंट भी करते हैं और साथ के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी देते हैं, सो दैट कि पेशेंट को पूरी तरह से अपनी जो बीमारी है वो
कॉन्फ्लिक्ट्स जो उसके अंदर चल रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें उसको चल रही हैं, वो भी वो कह पाए और साथ के साथ वो दवाइयाँ भी ले पाए, जिसके कारण ऐसा नहीं हो कि वो सोता ही रहे या अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, अपने रूटीन के काम करते हुए वह सारे अपने जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज हो पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, अपना किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय पहले एक टैबू था, एक स्टिग्मा था कि जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते थे वो छुपाते थे या किसी से बताना नहीं चाहते थे कि उनका साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी से भी मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ही फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिमिलरली आपके मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें कोई भी छिपाने वाली बात नहीं होती, कोई भी शेम फील करने वाली बात नहीं होती है। खुल करके आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई बात किसी और से नहीं कह पा रहे होते हैं तो वो अपने साइकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर कह पाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की कुछ थेरेपीज़ होती हैं। जब आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर आप जज नहीं किए जाएंगे, जहाँ पर आपकी कमियां नहीं निकाली जाएंगी, जहाँ पर अपनी बातों को ओपनली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे की बात को आप समझ सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट मिलता है, उसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर थेरेपीज़ होती हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ है या बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, जैसे कि डर को दूर भगाना, फोबियाज़ के लिए करना। छोटे बच्चों के अंदर जो चाइल्ड थेरेपीज़ होती हैं, प्ले थेरेपीज़ होती हैं, आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, देयर आर सो मेनी थेरेपीज़ होती हैं जिससे आप बिना किसी दवाई के या ज़रूरत पड़ती है तो कुछ मिनिमम दवाइयों के साथ अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहा और आज मैं बन चुकी हूँ। आप सभी की प्रॉब्लम जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, आप सब लोग मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। और क्योंकि एज ए होम्योपैथ पूरा हम एम्फेसिस देते हैं कि आपका नेचुरल ट्रीटमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। और येस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलैप्स नहीं होना चाहिए। रिलैप्स का मतलब हुआ कि अगर आप जब तक दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, दवाइयाँ छोड़ती हैं, प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई, दैट शुड नॉट बी द केस। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ये ट्रू होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल दवा की फिर से बात आ जाती है, जो हमेशा बोलती रहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवा आपकी दवा है। सिम्टोमेटिक दवा कभी इमरजेंसी पड़ती है तब आप ले सकते हैं, मतलब अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है तो 2-4 सिम्टम्स लेकर के भी आप अपनी दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर समस्या है, आपको ऐसी समस्या जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइड है, ये सारी जो बीमारियां हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दवा यानी मन की स्थिति के मुताबिक जो दवा जाती है उसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि अब मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हूँ। आप सभी की मेंटल परेशानियों को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, ये ओसीडी हो सकती है जिसमें कंपल्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं वो हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं सिर्फ साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट होता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उनकी मेमोरी में इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके माइलस्टोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं और स्पीच वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के केस में भी काफ़ी हद तक डील किया जा सकता है होम्योपैथिक दवाइयों के थ्रू। इसके अलावा बुजुर्गों में जैसे डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स के केस में जो देखने को मिलता है, या उनको दूसरी तरह की जो परेशानियां होती हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, उन सारी जो समस्याएं होती हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तरह से किया जा सकता है। तो अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहा है तो ज़रूर उसको शेयर करें, ज़रूर किसी से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के थ्रू मुझे ये आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।